नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 12 मई 2023 और स्वागत है आपका एटोवेल डिस्कशन में। 4 इश्यूज आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया के मल्टी अलाइनमेंट स्टैंड से संबंधित। उसके बाद दूसरा आर्टिकल, इसमें से एक पॉइंट निकलता है सेम सेक्स मैरिज। नया पॉइंट है इसलिए आर्टिकल को बिल्कुल ब्रीफली डिस्कस करेंगे जो पॉइंट निकलता है। उसके बाद तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे डीजल व्हीकल्स को बैन करने से संबंधित। और लास्ट में चौथा आर्टिकल आज का हम डिस्कस करेंगे जो हमारा कल बाकी रह गया था, इंडिया की स्पेस पॉलिसी 2023 से संबंधित। कुछ लोगों का यह कहना था कि एथिक्स हम कब डिस्कस करेंगे। देखो, एथिक्स को ना अभी तक रोका है। प्रीलिम हमारा हो जाएगा 28 मई को, उसके बाद हम फिर मेंस पर्सपेक्टिव से एथिक्स डिस्कस करेंगे सारा कंप्लीटली बाद में, और एग्जाम्पल्स भी डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा पेपर चल रहा है बच्चों का, जैसे यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम है 14 मई को, उसके बाद में यूपीएससी का एग्ज़ाम है 28 मई को। तो इस वजह से ये एग्ज़ाम जब हो जाएंगे उसके बाद हम फिर से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आज अटेम्प्ट करना है। व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज एंड व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू प्रमोट इक्वालिटी एंड प्रोटेक्ट LGBTQ+ राइट्स इन इंडिया। 250 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल प्रॉब्लम विद इंडियाज मल्टी अलाइनमेंट स्टैंड से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? हाल ही में देखो खबरें आई कि चाइना यूक्रेन रशिया वार में मीडिएशन करवाने की कोशिश कर रहा है। कुछ दिनों पहले चाइना ने सक्सेसफुली एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, इन दोनों के बीच में मीडिएशन करवाया, जो कि बहुत मुश्किल काम था। अगर देखो अभी तक यूक्रेन रशिया वार पर चाइना का क्या स्टैंड रहा तो हम देखते हैं। चाइना ने शुरू में साफ तौर पर नाटो के एक्सपेंशन को जिम्मेदार ठहराया यूक्रेन वार के लिए। इसके बाद चाइना ने यह भी कहा कि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ी रुकावट है जिसकी वजह से यूक्रेन और रशिया के बीच में सीज फायर नहीं साइन हो रहा है, क्योंकि यूक्रेन करना चाहता है बट यूएसए रोक रहा है यूक्रेन को, क्योंकि यूएसए को लगता है कि अगर वार चलता रहा तो रशिया कमजोर होगा। इसके साथ साथ यूरोप के देशों में यूक्रेन वार के ऊपर जो डिफरेंसेस हैं उसको भी भुनाने की कोशिश की गई चाइना के द्वारा। चाइना ने रशिया के साथ अपनी दोस्ती को और ज़्यादा मजबूत कर लिया इस वार के दौरान, और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सिर्फ एक बार बात की। अब दूसरी तरफ इंडिया की पोजीशन देखिए। इंडिया जो कि अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसीज मानता है, एक मोरल फोर्स मानता है, जो चाहता है ग्लोब में, पूरे वर्ल्ड में पीस इस्टेब्लिश हो। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बहुत बार बात की। इवन प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के साथ एकजुटता जाहिर की, ये कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ हैं। इवन पुतिन को तो साफ तौर पर इंडिया ने बोल दिया था, ये जो समय है ना, युद्ध का समय नहीं है। टुडेज इरा इज नॉट ऑफ वार। इस स्टेटमेंट को माना गया एक प्रकार से इंडिया ने रशिया को क्रिटिसाइज किया है पुतिन के सामने ही यूक्रेन वार के लिए। जो यूएस के राष्ट्रपति है ना एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने भी इस स्टेटमेंट की तारीफ की जो प्रधानमंत्री मोदी ने दी पुतिन के सामने। आज के समय में देखो इंडो पैसिफिक और यूक्रेन वार दोनों इश्यूज ना आपस में कनेक्टेड हैं। कनेक्टेड कैसे हैं? क्योंकि जिस प्रकार से रशिया ने यूक्रेन के ऊपर एग्रेसिवनेस शो की है, यूक्रेन के ऊपर अटैक करके, चाइना भी इंडो पैसिफिक रीजन में ऐसा कर सकता है ताइवान के ऊपर अटैक करके। वैसे देखो एक चीज है, बार बार मोदी और जेलेंस्की के बीच में बात होना क्या शो करता है? यह शो करता है कि इंडिया का जो स्टेटस है ना ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो इंक्रीज हो रहा है। समझ गए? अभी हाल ही में यूक्रेन की डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर भारत की यात्रा पर आई थी। उन्होंने एक बात बोली, इंडिया तो विश्व गुरु बनना चाहता है, ग्लोबल टीचर बनना चाहता है, बट देखो इस यूक्रेन रशिया वार में सब कुछ साफ है। रशिया एग्रेसर है, हम विक्टिम हैं, तो इंडिया को साफ तौर पे स्टैंड लेना चाहिए ना विश्व गुरु की तरह, कि किसकी गलती है साफ तौर पे इंडिया बोले। क्योंकि देखो उन्होंने ये स्टेटमेंट इसलिए दी
क्योंकि इंडिया ने ना कोई मोरल पोजीशन ली नहीं इस वार में, इंडिया ने एक प्रकार से न्यूट्रल पोजीशन ली। बेशक यूक्रेन के पक्ष में इनडायरेक्ट स्टेटमेंट दी हो, जैसे पुतिन को बोला गया कि ये वार का इरा नहीं है। दूसरी तरफ इंडिया रशिया से तेल भी परचेज कर रहा है। यूक्रेन ने इसको भी क्रिटिसाइज किया। यूक्रेन ने बोला कि युद्ध के समय इंडिया का रशिया से तेल परचेज करना एक प्रकार से रशिया के हाथों को मजबूत करने के समान है। और यूएन में यूक्रेन रशिया वार का जब रेजोल्यूशन आया तो इंडिया ने उन रेजोल्यूशंस पर एब्सटेन किया। मतलब साफ साफ पोजीशन इंडिया ने नहीं ली। और देखो, चूंकि इंडिया में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हावी रहते हैं, इसी वजह से शायद यूक्रेन के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने इंडिया की ईगो को चैलेंज करने की कोशिश की कि एक तरफ तो आप अपने आप को विश्व गुरु कहते हो, दूसरी तरफ इस वार पर हमारा साथ नहीं दे रहे हो, जबकि साफ साफ रशिया ने हमारे ऊपर अटैक किया है। देखो, वैसे इंडिया की ना सॉफ्ट पावर अच्छी खासी है, बट दिक्कत यह है सॉफ्ट पावर से ना, सॉफ्ट पावर का जो इम्पैक्ट होता है ना वो काफ़ी कम होता है। इसलिए देखो, कोई भी देश तब पावरफुल होता है जब उसके पास दोनों तरह की पावर होती है, सॉफ्ट पावर प्लस में हार्ड पावर। आरएसएस के जो चीफ है ना मोहन भागवत, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। हालांकि मतलब आंसर में जिक्र करना जरूरी नहीं है किसने स्टेटमेंट दी, लेकिन उन्होंने जो स्टेटमेंट दी उसका हम इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं आंसर्स में। आंसर हमारा पॉलिटिसाइज नहीं लगना चाहिए। स्टेटमेंट ये थी कि आज के समय में देखो, बड़े बड़े पावरफुल देश हैं, लेकिन उन्होंने यूक्रेन रशिया युद्ध को रोकने के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने ये बोला, अगर हमारे पास इतनी पावर होती ना तो ये युद्ध नहीं होने देते हम। ये एक प्रकार से संकेत है कि कल को अगर इंडिया पावरफुल होता है ना, तो फिर इंडिया वर्ल्ड में स्टेबिलिटी के लिए काम करेगा, उस पावर का इस्तेमाल करेगा वर्ल्ड में पीस लाने के लिए। समझ गए? लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो, रशिया को डायरेक्टली क्रिटिसाइज ना करना, रशिया से तेल इंपोर्ट करना, इसे आप प्रो रशियन स्टैंड नहीं देख सकते। इंडिया के अभी रशिया के साथ लिंक हैं, एकदम से इंडिया रशिया के साथ लिंक खत्म नहीं कर सकता। अभी भी हम बहुत सारा मिलिट्री हार्डवेयर रशिया से परचेज करते हैं। दूसरी तरफ देखो, चाइना ने तो डायरेक्टली रशिया के पक्ष में स्टैंड लिया है। चाइना रशिया की दोस्ती बहुत ज़्यादा मजबूत हुई है, इससे इंडिया को भी खतरा है। तो फ्यूचर में देखो, पीसमिल ढंग से, यानी धीरे धीरे करके इंडिया रशिया से थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। और इंडिया की जो ये अप्रोच है ना मल्टी अलाइनमेंट वाली, अब देखना ये होगा कि ये अप्रोच कि सभी देशों के साथ बनाने की कोशिश करना, सभी देशों के साथ अच्छी दोस्ती मेंटेन करने की कोशिश करना, ये देखो आगे आगे ना और मुश्किल होती जा रही है। क्योंकि रशिया चाइना दोस्ती इतनी मजबूत है कि इंडिया के पास स्पेस कम बचता है। इंडिया के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है यूएसए की तरफ टिल्ट होना। क्योंकि देखो, वैसे तो यूएसए और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अगेंस्ट इंडिया का स्टैंड रहा है बहुत सारे इश्यूज़ पे। जैसे शुरुआत में जब देश आज़ाद हुआ, कॉलोनियल इश्यूज़ पर इंडिया इनके अगेंस्ट था। यूएसए यूनिलेटरल वर्ल्ड पावर बना यूएसएसआर डिसइंटीग्रेशन के बाद 1990 के बाद, तब भी इंडिया ने बोला कि वर्ल्ड में एकमात्र पावर नहीं होनी चाहिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर होना चाहिए, यानी कई सारी पावर एग्जिस्ट करें, ऐसा सिचुएशन होनी चाहिए वर्ल्ड में। बट दिक्कत यह है कि इंडिया भी डेमोक्रेसी है, वेस्टर्न कंट्रीज में भी डेमोक्रेसी है, तो इस वजह से वैल्यूज जो है ना दोनों देशों की सेम है। जबकि रशिया में, चाइना में यहां पे ऑथोरिटेरियन रूल है। इस वजह से नेचुरली इंडिया का टिल्ट थोड़ा यूएस की तरफ ज्यादा हो जाता है और आने वाले समय में ये देखने को मिल भी सकता है। मतलब मल्टी अलाइनमेंट आगे आगे इंडिया के लिए ना मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। अब यहाँ पे देखो, एक अगला आर्टिकल है, यहाँ पे मेन जो पॉइंट निकल के आता है ना वो मैं आपको बताता हूँ। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पॉइंट देखो ये है, अभी ना सुप्रीम कोर्ट आपको पता है सेम सेक्स मैरिज पे सुनवाई चल रही है। जैसे लड़का लड़का, लड़की लड़की, इनकी आपस में शादी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। अभी के हिसाब से तो ये अलाउड नहीं है, तो क्या ये हमारे देश में अलाउड होनी चाहिए? तो इस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। एक पॉइंट ना ये निकल के आता है, अगर कानून आ भी जाए, समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। समाज अभी तैयार नहीं है कि एक लड़का दूसरे लड़के से शादी करे या फिर एक लड़की दूसरे लड़की से शादी करे।
सेम सेक्स मैरिज के लिए समाज अभी तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ भी गया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राइटर एक बड़ा क्वेश्चन ये रेज करते हैं, देखो कोई जरूरी नहीं, कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे सती प्रथा का एग्जाम्पल हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि उस समय शुरुआत में देखो सती प्रथा जब बैन हुई थी तो धीरे धीरे करके समाज ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये गलत था, अब कानून भी आ गया। चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज आज भी समाज के कई सेक्शंस में इसे खराब नहीं माना जाता, लेकिन कानून है, अब धीरे धीरे लोग इसे स्वीकार कर रहे हैं। इवन 1954 में जब स्पेशल मैरिज एक्ट या फिर हिंदू मैरिज एक्ट आया था, तब भी कुछ सेक्शंस ने इसे स्वीकार नहीं किया था। उन्होंने ये बोला था अगर देखो इस प्रकार से इंटरकास्ट मैरिज होगी, अपनी मर्जी से लोग शादी करेंगे या फिर डाइवोर्स होगा तो ये इससे समाज टूट जाएगा। बहुत तरह की बातें बोली गई थी, लेकिन कानून आ गया, उसके बाद में लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया। और उसी प्रकार से देखो अभी ये सेम सेक्स मैरिज पे सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आता है तो अगली जो जनरेशन है इसे धीरे धीरे स्वीकार कर लेगी। फैसला इस बात पे होना चाहिए कि लिबर्टी किस में है, मतलब मॉडर्न वैल्यूज के हिसाब से हम चल रहे हैं या फिर पुरानी सोच के हिसाब से हम चल रहे हैं, ऐसा राइटर बोलते हैं। तो मेनली देखो ये पॉइंट निकल के आता है, बाकी तो पॉइंट्स रिपीट हैं, तो जो पॉइंट निकल के आता है वो हमने डिस्कस कर लिया। अदरवाइज सेम सेक्स मैरिज का इशू हम ऑलरेडी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल डीजल व्हीकल्स के इस्तेमाल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। हाल ही में देखो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा ना एक पैनल फॉर्म किया गया था। इस पैनल ने अपनी एक रिकमेंडेशन में कहा कि 2027 आते आते हमारे देश की वो सिटीज जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज़्यादा है, वहां पे हम डीजल व्हीकल्स के चलने पर बैन लगा देंगे। इसके अलावा एनर्जी ट्रांजिशन एडवाइजरी कमेटी के हेड हैं फॉर्मर पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर, इन्होंने ये रिकमेंड किया सिटी में जो ट्रांसपोर्ट होता है ना उसमें इलेक्ट्रिक बसेस होनी चाहिए या फिर मेट्रो ट्रेन होनी चाहिए। अब ये सब बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि हमें एमिशन कम करना है। जाहिर तौर पे हमारा टारगेट है कि 2070 आते आते हमें नेट जीरो कार्बन स्टेटस हासिल करना है। जितना कार्बन हम एमिट करें उतना ही एब्जॉर्ब करें। अगर देखो इस टारगेट के हिसाब से चले तो 5 साल हैं हमारे देश में, और वो सिटीज़ जिनकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, इवन छोटी छोटी सिटीज़ भी इसके अंदर आ जाएंगी, जैसे जोधपुर, कोटा, अमृतसर, इवन ये सिटीज़ भी। देखो डीजल से ना एमिशन ज़्यादा होता है, ये बात सही है। करंटली देखो जितना हमारे देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है ना उसमें से 40% डीजल है। पहले तो डीजल और भी ज़्यादा होता था। एक ये डेटा है 2013 में जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं 48% पैसेंजर व्हीकल्स डीजल वाले होते थे, लेकिन अब यह आंकड़ा काफ़ी कम हो गया है। अब 20% ओवरऑल जो पैसेंजर व्हीकल की सेल है वो डीजल वालों की है, बाकी अलग अलग, कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल, कोई पेट्रोल, कोई हाइब्रिड है, मतलब अलग अलग टाइप के। उसका रीज़न ये भी है डी रेगुलेशन हो गया, फ्यूल प्राइसेस का डी कंट्रोल हो गया। तो पहले ना पेट्रोल और डीजल के दामों के बीच में डिफरेंस बहुत हुआ करता था। 25 रुपये डीजल सस्ता हुआ करता था पेट्रोल के मुकाबले में, बट अब ये डिफरेंस घट के सिर्फ 7 रुपये पर लीटर रह गया है। और देखो ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जैसे मारुति सुजुकी, जिन्होंने 1 अप्रैल 2020 से डीजल व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करना बंद कर दिया है। क्योंकि ना डीजल व्हीकल को आप मैन्युफैक्चर करोगे लेटेस्ट इंजन के साथ, बल्कि आपको महंगा पड़ेगा, आपको काफ़ी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब आप लेटेस्ट BS6 स्टैंडर्ड के जो इंजन है वो डेवलप कर सकते हो डीजल के साथ में। हालांकि देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं। अगर आप डीजल इंजन को एकदम से बैन करोगे ना 2027 से, तो CNG वगैरह से दिक्कत ये आती है, CNG से ना ज़्यादा लोड नहीं उठाती गाड़ियाँ, मतलब कैरिंग कैपेसिटी कम होती है CNG व्हीकल्स की। और एकदम से, क्योंकि अभी ना ट्रांसपोर्ट सेक्टर में डीजल व्हीकल्स का इस्तेमाल काफ़ी होता है, तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में दिक्कत आ जाएगी अगर एकदम से 2027 से डीजल व्हीकल्स को बैन किया जाता है तो। नेक्स्ट चीज़, CNG के पंप जो हैं वो हर जगह अभी अवेलेबल भी नहीं है, शहरों में ज़्यादा अवेलेबल हैं। और बहुत सारे कार मेकर ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हमने BS6 एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से डीजल इंजन
डेवलप करने में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट किया है, अब आप एकदम से बैन कर दोगे डीजल व्हीकल्स को तो हमें नुकसान हो जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट टोटल वेस्ट हो जाएगी। तो ये भी एक कंसर्न है, देखते हैं सरकार इसको कैसे एड्रेस करती है। खैर ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया, अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया की नई स्पेस पॉलिसी से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। राकेश सूद ने यह आर्टिकल लिखा है। अभी देखो सेकंड स्पेस एज चल रहा है। फर्स्ट स्पेस एज तब था जब कोल्ड वार के दौरान यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कंपटीशन देखने को मिला था। अब तो समय चेंज हो चुका है, अब आपको पता है मोबाइल इरा है, इंटरनेट इरा है, टीवी चैनल्स का इरा है, तो ये सेकंड स्पेस एज है। इंडिया ने ना फर्स्ट स्पेस एज में कोशिश काफ़ी की, ठीक ठाक काम भी किया, बट पीछे रह गया मेजर कंट्रीज के मुकाबले में। अब सेकंड स्पेस एज में इंडिया के पास मौका है। अभी देखो ऑलमोस्ट जितने भी टीवी चैनल्स चलते हैं ना, वो सिग्नल प्राप्त करते हैं फॉरेन सैटेलाइट से। हमारे खुद के सैटेलाइट होने चाहिए। और इंडिया में अभी जो स्पेस इकोनॉमी है 9.6 बिलियन डॉलर्स की है। इसरो का बजट 1.6 बिलियन डॉलर्स का है। ऑब्जेक्टिव ये है 2030 आते आते 60 बिलियन डॉलर्स के इंडिया स्पेस इंडस्ट्री डेवलप करना। इस मामले में देखो स्पेस पॉलिसी सही होना जरूरी है। फर्स्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन पॉलिसी 1997 में आई, इसमें एफडीआई को लिबरलाइज किया गया था, लेकिन ज़्यादा एफडीआई आई नहीं। मैंने आपको बताया ना, ज़्यादातर टीवी चैनल्स आज भी फॉरेन सैटेलाइट्स के थ्रू चलते हैं। उसके बाद रिमोट सेंसिंग डेटा पॉलिसी आई 2001 में, इसकी अमेंडमेंट हुई 2011 में। उसके बाद 2016 में नेशनल जियो स्पेशियल पॉलिसी आई, जिसे लिबरलाइज कर दिया गया 2022 में। पॉलिसीज आई, समय समय पे अमेंडमेंट भी हुई, लेकिन आज भी इंडिया के जो यूजर हैं, इवन सिक्योरिटी और डिफेंस एजेंसीज बिलियन डॉलर खर्च करती हैं अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा या फिर इमेजेस को खरीदने के लिए दूसरे देशों से। यहां पर बहुत कुछ किया जा सकता है, हमारा पैसा बाहर जा रहा है। एक ड्राफ्ट स्पेस एक्टिविटीज बिल आया था 2017 में, पास नहीं, उसका लैप्स हो गया। अभी हाल ही में अप्रैल के महीने में इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 आई। शॉर्ट डॉक्यूमेंट है, ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट नहीं है, 11 पेजेस का है, जिसमें से 3 पेज तो डेफिनेशंस पे हैं। इस छोटे से डॉक्यूमेंट में ना 5 पॉइंट जो निकल के आते हैं। सबसे पहले तो ये जो पॉलिसी है ना, ये पीसफुल पर्पजेज के लिए है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट, इन सब चीज़ों के लिए है। सिक्योरिटी का नाम जरूर है, लेकिन इस पॉलिसी में ज़्यादा फोकस सिविलियन पर्पजेज के लिए है। मतलब साफ कि डिफेंस पर्पजेज के लिए सरकार शायद अलग से कोई पॉलिसी निकालेगी, क्योंकि सरकार इस बात से अवगत है कि स्पेस को मिलिटराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कुछ देश। जैसे एसैट इंडिया ने डेवलप किया था, ऑलरेडी मेजर कंट्रीज के पास हैं, जैसे यूएस, चाइना, इनके पास में। तो मतलब ये है रेकी करना, सर्विलेंस करना, कम्युनिकेशन, नेविगेशनल कैपेबिलिटी, ये सब जरूरी है डिफेंस पर्पजेज के लिए, और शायद इसके लिए डिफेंस पॉलिसी अलग से आएगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज देखो, इस स्पेस पॉलिसी में सरकार ने हिंट ये किया है कि अब हम चाहते हैं कि प्राइवेट सेक्टर आगे आए। पहले इसरो खुद ही सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करता, सब कुछ करता, प्राइवेट कंपनी से काम डिजाइन रिलेटेड ज्यादा हुआ करता था। अब सरकार ने इस पॉलिसी के थ्रू बताया है कि इसरो का काम ना R&D पर ज्यादा होगा, नए नए मिशंस पर, जैसे गगनयान है, मंगलयान है, इन पर ज्यादा होगा। जो टेक्नोलॉजी इसरो ने डेवलप कर ली है उसको तो अब शेयर किया जाएगा। अंतरिक्ष जो पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी, उसका एक नया आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये जो कंपनी है ना, ये प्राइवेट कंपनीज को टेक्नोलॉजी देगी, सर्विसेज देगी, अगर कोई लेने आता है तो सब कुछ देगी, मदद करेगी प्राइवेट कंपनीज को वो स्पेस सेक्टर में आगे आए। प्राइवेट स्पेस कंपनीज को पूरी छूट दी जाएगी कि आप अपने से सैटेलाइट चाहो तो मैन्युफैक्चर कर सकते हो, लॉन्च कर सकते हो अपने आप से व्हीकल, कुछ भी कीजिए स्पेस सेक्टर में। हालांकि रेगुलेटरी अथॉरिटी जरूर होगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी तो देखो हर जगह होती है, टेलीकॉम सेक्टर में भी है, हर जगह है। उसी प्रकार से इन स्पेस नाम की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो कि आपके ऑपरेशंस को रेगुलेट करेगी, लेकिन आपके ऊपर ना कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आप ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, आप सब कुछ कर सकते हो। सैटेलाइट मैन्युफैक्चर करो, रिसर्च करना चाहते हो रिसर्च करो, टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम देंगे आपको। मतलब प्राइवेट कंपनीज को पूरी छूट होगी, नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज को। और इसरो का काम होगा R&D करना, चंद्रयान, गगनयान, इन मिशंस पे काम करना।
समझ गए। NSIL न्यू स्पेस जो ये इंडिया लिमिटेड वाली कंपनी है ना, ये इंटरफेस का काम करेगी इंडस्ट्री के साथ में, टेक्नोलॉजी देना, पेड सर्विसेज देना, सब कुछ एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना, ये हेल्प करेगी प्राइवेट सेक्टर डेवलप करने में। और जो इन स्पेस अथॉरिटी है वो रेगुलेट करेगी। अब प्राइवेट सेक्टर को खुला छूट दिया जाएगा तो उनको रेगुलेट करना भी तो जरूरी है ना, उनके लिए SOPs ड्रा करना जरूरी है। सैटेलाइट कहाँ पे लॉन्च किया जा सकता है, कैसे लॉन्च किया जा सकता है, किन कंडीशंस में लॉन्च किया जा सकता है, वो सारा रेगुलेशन का काम किया जाएगा इन स्पेस अथॉरिटी के द्वारा। कुल मिलाकर लास्ट में राइटर ये बोलते हैं, देखो ये स्पेस पॉलिसी तो अच्छी है, ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव्स इसमें ड्रा किए गए हैं, अब ना रेलेवेंट कानून एंड रूल्स एंड रेगुलेशन लाने की आवश्यकता है। कानून जब आएगा, रूल्स ड्रा किए जाएंगे तभी फायदा होगा, अदरवाइज तो चीजें ना एम्बिगुअस रह जाती हैं, बातें बहुत बोली जाती हैं, ग्राउंड पे स्पेसिफिकली इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया की नई स्पेस पॉलिसी से संबंधित। आज हमारी डिस्कशन में इतना ही है, 4 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।